और बजट पेश हो चुका है। 53,50,000 करोड़ का ये बजट है जिसे पेश किया जा चुका है और अब तक का ये केंद्र सरकार का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। लेकिन इस बजट में जनता के लिए है क्या, आम जनता के लिए क्या है, मिडिल क्लास के लिए क्या है, अपर क्लास के लिए क्या है, टूरिज्म के लिए, हेल्थ केयर के लिए, तमाम डिपार्टमेंट्स हैं, इसे अब समझा जाएगा। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है। निर्मला सीतारमण ने 53.50 लाख करोड़ का बजट पेश कर दिया है। देखिए, पिछले 3 बार की अगर बजट की बात करें तो हर बार ये जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है, यानी कि राशि बढ़ाई जा रही है। नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का भी ऐलान किया गया है। बिल्कुल, और इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, हालांकि इसकी उम्मीद भी नहीं थी। पिछले साल ही स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया है और किसी तरह की उम्मीद इनकम टैक्स स्लैब से नहीं की जा रही थी, वो देखने को भी मिला इस बजट में। और निर्मला सीतारमण ने अपना ये 9वीं बार बजट पेश किया है, इसके साथ एक रिकॉर्ड भी उन्होंने कायम कर दिया है। तो जैसा कि पहले भी हम बता रहे थे कि 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान किया, 3 एम्स का ऐलान किया, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा जैसा कि माना भी जा रहा था। क्योंकि अगर पिछले बार की बजट की बात करें तो पिछले बार की बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव करके एक बड़ी राहत जरूर दी थी। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में बड़ी खुशखबरी दी है। एक तो ये समझ लीजिए कि आपकी विदेश यात्राएं जो रहेंगी वो सस्ती हो जाने वाली हैं और टैक्स, जो पढ़ाई को लेकर टैक्स आप भरते थे किसी भी तरीके का, उस पर आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। और सिर्फ यही एरियाज नहीं है, इसके अलावा और भी कई ऐसे तमाम पहलू हैं जिन्हें हम छुएंगे। बिल्कुल, और अगर इस बजट को संपूर्ण तरीके से समझने की कोशिश की जाए कि बजट में फोकस किन सेक्टर्स के ऊपर है, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के ऊपर अच्छा खासा इसमें फोकस किया गया है। किसानों की आय को बढ़ाने पर एक बार फिर से इसमें फोकस किया गया है, प्रोडक्टिविटी पर इसमें फोकस किया गया है, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल ग्रोथ का इसमें जिक्र किया गया है, इंडस्ट्रीज को राहत देने के लिए। और क्योंकि एमएसएमई सेक्टर जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की एक तरह से रीढ़ की हड्डी माना जाता है और एक तरह से इंजन भी उसे कह सकते हैं। और एमएसएमई सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया और बहुत सारे ऐसे उसके जो नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, उनमें राहत देने की बात भी सरकार ने अपने इस बजट में दोहराई है। जब हम एमएसएमई सेक्टर की बात करते हैं तो 10,000 करोड़ का अलॉटमेंट किया गया है। लेकिन अगर फाइनेंशियल ईयर 2027 की बात करें तो कैपेक्स बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ कर दिया है, जिसका मतलब यह है कि जो बिजनेस पर्सन है वो सब लोग प्रॉपर्टीज खरीद पाएंगे, एसेट्स खरीद पाएंगे बिजनेस से जुड़े हुए, जिससे कि व्यवसाय के लिए आसानी हो गई। एक और बड़ी अपडेट आ रही है, बजट के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बड़ी खबर ये, सेंसेक्स में 2000 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है, जिसका मतलब यह हुआ कि ट्रेड करने वाले जो तमाम लोग थे उन्हें कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी है और जो वो इस बजट से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो इस बजट में उन्हें नहीं दिखाई दिया। बिल्कुल, और मार्केट और जो कॉर्पोरेट एक्सपर्ट्स हैं उनका भी ये मानना था कि इस बजट में बहुत ज्यादा कुछ खास घोषणाएं की जाएंगी, बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाएंगी, ऐसी उम्मीद नहीं थी। लेकिन इसके संकेत 2-3 दिन से ही मिल रहे थे और आज बजट भाषण शुरू होने से पहले ही जो सोने और चांदी में बड़ी गिरावट हमने देखी, उसके बाद इस बजट को किस तरह से बाजार देख रहा है ये इस खबर के साथ साफ होता है कि सेंसेक्स में 2000 अंकों की गिरावट और निफ्टी में 700 अंकों की गिरावट आई है और बाजार में लोगों को निराशा हाथ लगी है। उन लोगों को जो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे थे, जो इस सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, जिनका डायरेक्ट सेंसेक्स और निफ्टी से लेना देना है। हालांकि अगर मिडिल क्लास की बात की जाए अंकिता, तो मिडिल क्लास का इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। उनको नहीं पड़ी कि सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है। जो मिडिल क्लास है उसे यह था कि हमारे लिए क्या सस्ता हुआ, क्या महीने के एंड तक हमारे अकाउंट में कुछ पैसा बच पाएगा या नहीं, ये जानना और समझना अब ज्यादा जरूरी है। लेकिन बाजार में जो लोग डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं, जो निवेश करते हैं, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, उन्हें झटका लगा है। हालांकि सेंसेक्स जो निफ्टी की हम बात कर रहे हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो लोग ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग से साइड इनकम जनरेट होती है, यानी कि ऑप्शनल ट्रेडिंग करते हैं, उस पर निर्मला सीतारमण ने टैक्स बढ़ा दिया है और उसका भी रिफ्लेक्शन ये सेंसेक्स में और निफ्टी में जो गिरावट हुई है आप देख सकते हैं। बिल्कुल, और मैं मिडिल क्लास तक फोकस रहूंगी क्योंकि डायरेक्ट कैश बेनिफिट की बात की जा रही थी। पॉलिसियों का तो जिक्र होता ही है, लेकिन जो डायरेक्ट कैश बेनिफिट्स हैं वो मिडिल क्लास को मिलने चाहिए, ये मिडिल क्लास मानता है जब हर बार बजट आने वाला होता है। लेकिन किसी तरह के डायरेक्ट कैश बेनिफिट या टैक्स स्लैब्स में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, तो मिडिल क्लास को एक तरह से निराशा ही हाथ लगी है। कंजम्पशन बढ़ाने वाला कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल इस बजट में देखने को नहीं मिला है। और हमारे साथ खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पवन चौधरी जी हैं, हेल्थ सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं और फाइनेंशियल एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
पवन चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इस बजट को कैसे देख रहे हैं और खासकर हेल्थ सेक्टर की अगर बात करें तो बायो फार्मा के लिए 10,000 करोड़ का सर प्रावधान किया गया है और सबसे अच्छी बात तो यह है कि 17 दवाइयां ऐसी हैं जो कि कैंसर की है, सिवियर टर्मिनल डिजीजेस की है, उन पर छूट दी गई है, वो सस्ती होने वाली है। 7 दुर्लभ दवाइयों पर को लेकर छूट मिलने वाली है। सर ओवरऑल आपका एनालिसिस क्या है और हेल्थ सेक्टर के लिहाज से कैसे आप देख रहे हैं इसे? तो ओवरऑल मैं कहता हूं बजट मिक्स्ड है। हेल्थ सेक्टर के हिसाब से अच्छी न्यूज़ है। पहला तो आपने जैसे बताया बायोफार्मास्यूटिकल्स शक्ति, बायोफार्मा शक्ति जो शुरू कर रहे हैं, वो उससे 10,000 करोड़ का जो निवेश है वो जाएगा ऐसे डिजीजेस को हैंडल करने के लिए जो बहुत ग्रो कर रही हैं, जैसे कैंसर हो गए या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। इसका एक कारण हमारे पर्यावरण में जो गिरती हुई क्वालिटी है वो भी है, तो उसको हैंडल करने के लिए ये एक अच्छा मूव है। दूसरा, CDSCO को स्ट्रेंथन करने के लिए, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप आने के लिए और साथ ही साथ उसका एनफोर्समेंट स्ट्रेंथन करने के लिए ये भी अच्छा मूव है। तीसरा, जो एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, 1.5 लाख एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को तैयार करने के लिए भी जो योगदान उन्होंने सोचा है बहुत अच्छा है। इससे हमारा जो हेल्थ केयर वर्कर का एक्सपोर्ट टारगेट है, 3 लाख लोगों को एक्सपोर्ट करना चाहिए हर साल हेल्थ केयर वर्कर्स को, उसमें भी हमें फ़ायदा होगा और उसमें उससे हमारी इंटरनेशनल मोबिलिटी इम्प्रूव होती है और हमारी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज भी इम्प्रूव होती हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स से के संपर्क में आने से। बिल्कुल। पवन जी, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में भारत को हब बनाने की बात कही जा रही है। हाउ डू वी डिकोड दैट मेडिकल हब, मेडिकल टूरिज्म हब? सो मेडिकल टूरिज्म हब, हम ऑलरेडी हमारा बिलियंस ऑफ डॉलर्स में मेडिकल वैल्यू टूरिज्म का इंपोर्ट्स आता है और इसको और इम्प्रूव करने के लिए हमें ना सिर्फ चिकित्सा के एरिया में अपने आउटकम्स इंप्रूव करने हैं जो ऑलरेडी काफ़ी अच्छे हैं, कई हॉस्पिटल्स में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के बराबर हैं, मतलब वर्ल्ड के टॉप क्लास हॉस्पिटल्स के बराबर हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी सोशल सेफ्टी, सेफ्टी इन सिविक एरियाज, हमारे वीज़ा रूल्स वगैरह भी इम्प्रूव होने चाहिए। पवन जी, आपकी ओर से क्या लगता है, कौन सा ऐसा अनछुआ पहलू है जिसे टच किया जा सकता था बजट में जो बहुत क्रूशियल था? सेकंड, दवाइयों के इंपोर्ट की बात हो रही है, दवाइयों की इंपोर्ट सस्ता हो जाएगा, उसका ग्राउंड पर क्या असर देखने को मिलेगा? और अब की बार 3 एम्स का भी प्रावधान इस बजट में दिखाई दिया है। क्या नहीं हुआ वो सबसे पहले बोलता हूं मैं कि हमारी एक रिक्वेस्ट थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में बजट जाना चाहिए, क्योंकि जो मॉरलिटी है, जो मॉरल एम्बिग्विटी आ गई है एडमिनिस्ट्रेशन में, वो बहुत बढ़ गई है और इसमें हमने एक रिक्वेस्ट करी थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इम्प्रूव करे जाएं, जिससे हमारे यहाँ पर भी जो इंटरफेस है बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द इंडस्ट्री और एडमिनिस्ट्रेशन कॉमन मैन, वो और साफ हो, तो उस एरिया में और इम्प्रूवमेंट आता तो इससे FDI वगैरह भी में भी फर्क पड़ता है। ये एक एरिया है। दूसरा प्रश्न आपने क्या पूछा? ये जो सर, ये जो लास्ट पॉइंट आपने कोट किया पवन सर कि एम्बिग्विटी को खत्म करना चाहिए, इसका अभी हमने एक लेटेस्ट उदाहरण शिमला में भी देखा था, अस्पताल में किस तरीके से मारपीट की गई थी और उसके बाद काफी बवाल मचा था। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपकी, अगर ये इसका इंटरफेस बना दिया जाए, प्रॉपर एक कम्युनिकेशन का, वो तो FDI बढ़ सकती है। लेकिन अगर मैं बात करूं मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर, मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि 3 एम्स का प्रावधान किया गया है आपकी बात, तो आपने ये हमें बताना था, मेरा सवाल ये था आपसे कि आगे क्या कुछ और किया जा सकता था? एम्स का प्रावधान अच्छा है। ओनली थिंग इज कि एम्स एक बहुत बड़ा ब्रांड है, क्योंकि वो सबसे पहले दिल्ली में एस्टैब्लिश हुआ और बहुत हाइट्स पे गया वो ब्रांड। उस ब्रांड के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो वेज ऑफ ऑपरेशन हैं, SOPs हैं, वो सारे एम्स में जाने चाहिए।
उनको वो जो पर्कुलेशन है थोड़ा स्लो है। सो एम्स, सारे एम्स का जो स्टैंडर्ड है वो उस लेवल तक लाना चाहिए जैसे ओरिजिनल एम्स का था। ये 3 एम्स जो आ रहे हैं ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा क्रिटिकल केयर हब्स आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर की बहुत कमी है इंडिया में। और जो आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि ये जो कस्टम ड्यूटीज कम होंगी काफी प्रोडक्ट्स पे, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? वो जो कस्टम ड्यूटीज कम हो रही हैं, जो अनाउंस हुई हैं, वो हो रही हैं रेयर डिजीजेस पे। और रेयर डिजीजेस की जो कॉस्ट है कस्टम जो ड्रग की, वो इतनी हाई है कि एक प्रोडक्ट एक मरीज के लिए 20-20, 25-25, 50-50 लाख रुपए का पड़ता है एक साल की डोज। तो उस पे कस्टम ड्यूटीज कम होना बहुत सही है, क्योंकि कुछ ही लोग उस चीज से सफर करते हैं, लेकिन उनकी पूरा घर परिवार नष्ट हो जाता है जब उनको वो डिजीज। सर, आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं इसी पर। जैसा कि आपने कहा कि पूरा परिवार, घर परिवार नष्ट हो जाता है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट रिफॉर्म की बात करते हैं, रिफॉर्म एक्सप्रेस की बात करते हैं, तो एक पल के लिए ऐसा लगा था कि शायद इंश्योरेंस को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि इंडिया में आमतौर पर एक मानसिकता, एक सेंटिमेंट देखा जाता है कि लोग इंश्योरेंस पे बहुत ध्यान नहीं देते हैं। ना उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, ना गाड़ी का बहुत ज्यादा इंश्योरेंस मजबूरी में कराया जाता है, ना घर का बहुत इंश्योरेंस है। क्या लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर भी इस रिफॉर्म बजट में कुछ होना चाहिए था, कुछ ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए था जिससे कि लोग हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर जागरूक हों और ज्यादा से ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस को बढ़ावा मिले, लोग इस चीज को ऑप्ट करें और ये जो घर बर्बाद होने वाली सिचुएशन जिसका आपने जिक्र किया, ये ना आए? बहुत अच्छा आपने पॉइंट बोला है। ये पॉइंट हमने बहुत स्ट्रांगली बोला था, ये भी मैं दूसरे पॉइंट इस पे आने वाला था कि ये भी हम अभी तक बजट में समझ में नहीं आया है कि ये वाली हमारी रिक्वेस्ट कंसिडर हुई है कि नहीं। क्योंकि इंश्योरेंस की इजाद कहाँ हुई? इंश्योरेंस की इजाद हुई युद्ध भूमि पे, जब 2000 साल पहले, 5000 साल पहले जब लोग मरते थे युद्ध में, तो उनकी बॉडीज भी कैरी बैक नहीं होती थी। तो सारे सोल्जर्स ने सोचा हम एक छोटा छोटा अमाउंट डालेंगे जिससे हम कम से कम इनकी बॉडीज वापस ले जाएंगे और उनको अच्छा क्रियाक्रम करवा देंगे। क्योंकि छोटा छोटा अमाउंट डालना होता था और रिस्क कुछ ही लोगों पे आती थी, यहां से इंश्योरेंस की शुरुआत हुई। ऐसी इंश्योरेंस हमारे मोर देन 50% लोग आज डिजर्व करते हैं, लेकिन उनके पास नहीं है। जब तक ये नहीं आएगी तब तक वो डिमांड ही नहीं आएगी और वो केयर नहीं आएगी। बिल्कुल पवन सर, एक चीज मैं आपको यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी। हेल्थ इंश्योरेंस का जिक्र हो रहा है, लेकिन ऐसे में सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनका जिक्र बहुत साल पहले किया जा चुका है, जैसे कि आयुष्मान भारत योजना है। क्या इस तरह की योजनाओं में रिफॉर्म की जरूरत इस वक्त नहीं है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं, जैसा कि मेरे सहयोगी ने भी कहा, कि पूरे के पूरे परिवार बिखरने की स्थिति आ जाती है क्योंकि वो योजनाएं ढंग से ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट ही नहीं हुई है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स उन्हें उस तरीके से, उस एग्रेसिव तरीके से इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाए हैं जिस एग्रेसिव तरीके से छत्तीसगढ़ से इस योजना की शुरुआत की गई थी। क्योंकि सरकार की तरफ से पैसा आने में बहुत देर लग जाती है, इसलिए बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो कहीं ना कहीं आनाकानी करते हैं। ये एक एक्सपीरियंस है। नहीं, बिल्कुल आपने सही पॉइंट बोला है। यहां पर भी वही आता है कि स्कीम अच्छी थी लेकिन इंप्लीमेंटेशन में खोट आ गया। इसीलिए हमने बोला कि मॉरल एम्बिग्विटी बहुत बढ़ गई है। अब हमें मॉरल एम्बिग्विटी को साफ करने के लिए अपने सिस्टम को साफ करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को साफ करना पड़ेगा। दूसरी साइड भी, हॉस्पिटल्स की साइड भी इश्यूज है, हॉस्पिटल्स में भी फ्रॉड है लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें कि देखिए इंश्योरेंस से किस तरह से इजाफा होता है। जब लास्ट टू लास्ट ईयर 70+ ईयर्स तक की जो भी लोग हैं उनको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया गया विदाउट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम। उसके बाद इतनी ग्रोथ आई है इस सेक्टर में, इतनी सारी कंपनीज जो जेरियाट्रिक एल्डर केयर की तरफ देखती थी वो चलने लगी, पहले लड़खड़ा रही थी। और जो ह्यूमिलिएशन ओल्ड पीपल सफर कर रहे थे अपने नियर एंड डियर वन से, क्योंकि उन पे खर्चा आ गया और उन्होंने कैपिटल नहीं बनाया या उन्होंने घर नहीं बनाया या उनका सोशल कैपिटल नहीं था, इतना ह्यूमिलिएशन सफर कर रहे थे एल्डरली लोग, वो उस ह्यूमिलिएशन से निकले
कि मेरा खर्चा सरकार देगी, तो वो 5 लाख रुपए से बहुत फर्क पड़ा। लेकिन आने वाले टाइम में अगर इसके भी इम्प्लीमेंटेशन में खोट आ गया, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से आए या गवर्नमेंट की तरफ से आए, तो उससे इश्यू आती है। इसीलिए हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की रिक्वेस्ट करी थी। बिल्कुल बिल्कुल पवन सर, बहुत बखूबी आपने चीजें एक्सप्लेन की और जिस मॉरल एम्बिग्विटी का आपने जिक्र किया वो आई थिंक इज मोस्ट नीडेड। योजनाएं तो सालों से चली आ रही हैं, उनकी घोषणाएं भी होती हैं, बहुत सारी एलोकेशंस भी होती हैं बजट की, लेकिन मॉरल एम्बिग्विटी की कमी की वजह से वो योजनाएं धरातल पर इंप्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। आम नागरिकों को जिन्हें लाभ मिलना चाहिए वो सही तरीके से नहीं मिल पाता। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द लूप होल्स इन द मेडिकल सेक्टर्स एट प्रेजेंट। पवन चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, और मेडिकल सेक्टर को किस तरह से और बेहतर बनाया जा सकता है और इस बजट से मेडिकल सेक्टर के लिए क्या कुछ खास निकल कर आया है, ये हमें बता रहे थे पवन चौधरी। और साथ ही साथ बहुत सारे और ऐसे प्रावधान हैं इस बजट में जो किए गए हैं। मेडिकल सेक्टर की अगर बात की जाए तो 3 एम्स की इसमें घोषणा की गई है। अंकिता, मैं ये दर्शकों को डिस्कस करना चाहूंगी, क्योंकि एम्स की बात जहां तक होती है और क्योंकि मैं हिमाचल से आती हूँ तो मुझे पता है वहां पर एम्स बिलासपुर में भी रिसेंटली ओपन हुआ है, लेकिन क्या सुविधाएं सही तरीके से एम्स में मिल रही हैं? क्या वो पूरी 100% फंक्शनल है? सिस्टम का वो करने का प्रयास किया। आज के बजट में भी आप देखें जिस तरीके से पहले के बजट और आज के बजट में समझने के लिए ज़्यादा था, चीज़ें ज़्यादा समझ में आ रही थी। पार्ट ए पार्ट बी जिसका जिक्र मैं सुबह से कुछ न्यूज़ चैनल पे भी सुन रहा हूँ, जिस तरीके से उसको भी इक्वली बैलेंस किया गया है ताकि सही में जो टेक्निकल पक्ष भी है उसको भी जनता तक सही ढंग से पहुंचाया जाए। तो मैं मानता हूं कि ओवरऑल ये 2047 को मद्देनज़र रखते हुए इस बजट को तैयार किया गया, और इसके लिए मैं मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से माननीय वित्त मंत्री साहिबा का दिल से आभार प्रकट करता हूं।